हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टेड एवरीडे। प्यारे दोस्तों, बात करेंगे बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में जो पेपर है आपका शिक्षा के मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य, जिसको इंग्लिश में कहते हैं साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन। आप चाहे प्रयागराज यूनिवर्सिटी से देख रहे हो, कानपुर से देख रहे हो या लखनऊ से देख रहे हो, आप सभी यूनिवर्सिटीज में ये कॉमन पेपर है और आज हम कॉमन टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारा रहेगा शिक्षा मनोविज्ञान की विधियां। जो यूनिट फर्स्ट है इसकी शिक्षा मनोविज्ञान और मानव विकास, मनोविज्ञान का अर्थ वगैरह ये सब हम पढ़ चुके हैं पहले। इसकी 3-4 क्लासेस कुछ हमने करवा दी हैं और उनको अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट पूरी बनी हुई है, उनको जरूर देखिएगा, जिसमें अभिवृद्धि एवं विकास वगैरह सब डिस्कस कर चुके हैं। तो बहुत ही आसान भाषा में हमने समझाने का प्रयास किया है। अभिवृद्धि एवं विकास हो चुका है और ये नोट्स होते हैं हमारे। अगर आपने अभी तक हमारे पेड नोट्स नहीं लिए हैं तो ले सकते हैं, ठीक है। उसके लिए आप में इस नंबर पर 9628182649, लेकिन जो नोट्स हैं हमारे वो सिर्फ कानपुर और लखनऊ के लिए ही अवेलेबल है, प्रयागराज के नोट्स अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो अगर आप लखनऊ कानपुर से देख रहे हैं तो फटाफट मैसेज करके आप नोट्स ले सकते हैं। तो बात करेंगे शिक्षा मनोविज्ञान की विधियां, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही बेस्ट टॉपिक। यहां से आपको क्वेश्चन 110% मिलेगा ही मिलेगा। आपका जो प्रयागराज यूनिवर्सिटी है इसके एग्जाम जस्ट आफ्टर 1 मंथ, यानी कि आपके एग्जाम 2 दिन बढ़ा करके 6 फरवरी से कर दिए गए हैं। तो आप कंटिन्यू पढ़ाई करते रहिए, प्लेलिस्ट पूरी बनी हुई है। बात करेंगे शिक्षा मनोविज्ञान की विधियां। वैसे तो कई विधियां हैं, लेकिन हम सिर्फ उतनी विधियां पढ़ेंगे, उतना कंटेंट पढ़ेंगे, उतना ही मटेरियल पढ़ेंगे जितने से हमारा काम चल जाए। चलिए बात करते हैं शिक्षा मनोविज्ञान की विधियां। बहुत ही आसान भाषा में समझते हुए चलेंगे। देखिएगा, शिक्षा मनोविज्ञान की विधियां, ओके। शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक क्षेत्र में, यानी कि शिक्षा के क्षेत्र में विद्यार्थियों के व्यवहार का एक व्यवस्थित, अनुभाविक, नियंत्रित और आलोचनात्मक अध्ययन करता है। जो शिक्षा मनोविज्ञान है, बात किसकी हो रही है? शिक्षा मनोविज्ञान की। ये मान के चलिए पहले हम अवधारणा पढ़ रहे हैं, कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं इसका, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे। जो शिक्षा मनोविज्ञान है यह शिक्षा के क्षेत्र में विद्यार्थियों के व्यवहार का एक व्यवस्थित तरीके से, अनुभाविक और एक कंट्रोल्ड तरीके से आलोचनात्मक अध्ययन करता है। शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की ही एक शाखा है। जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है ये साइकोलॉजी का ही एक पार्ट है, साइकोलॉजी का ही एक हिस्सा है। कौन? शिक्षा मनोविज्ञान। किसका हिस्सा है? किसकी शाखा है? मनोविज्ञान की एक शाखा है, जो शैक्षिक व्यवहारगत विज्ञान का अध्ययन करके डेवलपमेंट में अपना योगदान देता है। कौन? शिक्षा मनोविज्ञान। तो आप क्या समझे? जो शिक्षा मनोविज्ञान है वो शिक्षा के क्षेत्र में स्टूडेंट्स का एक बहुत ही सटीक तरीके से, क्रमबद्ध तरीके से, व्यवस्थित तरीके से अध्ययन करता है। और जो शिक्षा मनोविज्ञान है ये मनोविज्ञान की ही एक शाखा है। अतः मनोविज्ञान में प्रयोग की जाने वाली अध्ययन विधियां, ऐसी विधियां, ऐसे मेथड्स, ऐसी टेक्निक जो साइकोलॉजी में यूज होती हैं, साइकोलॉजी के अध्ययन में यूज होती हैं, ठीक है, वही शिक्षा मनोविज्ञान में प्रयोग की जाती हैं। जो विधियां हमारी साइकोलॉजी, जो विधियां हमारी मनोविज्ञान में यूज होती हैं, वही विधियां हमारी शिक्षा मनोविज्ञान में भी प्रयोग में लाई जाती हैं, जिनका उद्देश्य शैक्षिक समस्याओं के हल में योगदान देना है। उन विधियों का क्या उद्देश्य है? उन विधियों का उद्देश्य है शिक्षा से संबंधित जो समस्याएं हैं उनका सॉल्यूशन ढूंढना, उनको हल करना। जो शिक्षाविदों तथा अध्यापकों को, किनको? टीचर्स को, अपने शिक्षा से संबंधित जो भी उनके लक्ष्य हैं उनको इफेक्टिव तरीके से प्राप्त करने में सहायक होती हैं ये विधियां, क्योंकि इन विधियों के माध्यम से ही टीचर्स अपने लक्ष्य को पा सकते हैं, अपने उद्देश्य को पा सकते हैं। उनका जो उद्देश्य है स्टूडेंट्स को एक मंजिल तक पहुंचाना, वो इन विधियों के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। इन विधियों के माध्यम से बच्चों को पढ़ा करके, शिक्षा दे करके, है ना, आसान से आसान तरीका या और भी जो भी उचित विधि है, जो भी सटीक तकनीकी होगी, उसका यूज करके जो है टीचर्स अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे। तो ये हमने समझ लिया इसके कॉन्सेप्ट को। अब बात करेंगे शिक्षा मनोविज्ञान की जो विधियां हैं उनका क्लासिफिकेशन क्या है, उनका वर्गीकरण क्या है, इसको समझते हैं। वर्तमान में शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन के लिए जिन विधियों का प्रयोग किया जाता है उन्हें कार्यप्रणाली के आधार पर 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। ऐसी विधियां
शिक्षा मनोविज्ञान वर्तमान में प्रेजेंट टाइम में शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन के लिए जिन विधियों का प्रयोग किया जाता है उन्हें दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला, निरीक्षण विधियां, इंस्पेक्शन मेथड्स। कौन सा? इंस्पेक्शन मेथड्स, निरीक्षण विधियां। निरीक्षण विधियों के अंतर्गत उन विधियों को रखा गया है जिनके द्वारा मानव व्यवहार का अध्ययन निरीक्षण द्वारा किया जाता है। ऐसी विधियों को निरीक्षण विधियों में रखा गया है जिनके द्वारा मानव व्यवहार का अध्ययन निरीक्षण द्वारा किया जाता है। निरीक्षण विधियों में 3 विधियां प्रमुख होती हैं। अंतर्दर्शन विधि हो गई आपकी, बहिर्दर्शन विधि, या फिर अवलोकन विधि हो गई। ठीक है। दूसरी आती है हमारी विवरणात्मक विधियां, जिसको हम डिस्क्रिप्टिव मेथड्स कहते हैं। विवरणात्मक विधियों के अंतर्गत उन विधियों को रखा गया है जिनमें मानव व्यवहार का अध्ययन उनके व्यवहार के विवरण के आधार पर किया जाता है। ऐसी विधियां जिन विधियों के माध्यम से जिनमें जो है मानव व्यवहार का अध्ययन उनके व्यवहार के विवरण के आधार पर किया जाता है, वह विधियां विवरणात्मक विधियों के अंतर्गत आती हैं। जैसे आपकी कई सारी विधियां हो गई, विकासात्मक अथवा जिसको हम जननिक विधि कहते हैं, एंड नेक्स्ट वन इज व्यक्ति इतिहास जीवनी विधि हो गई, साक्षात्कार विधि हो गई, प्रश्नावली विधि है, तुलनात्मक विधि हो गई, मनोभौतिकी विधि हो गई, मनोविश्लेषण विधि हो गई, परीक्षण विधि है, उपचारात्मक विधि है और सांख्यिकी विधि। ये सभी विधियां हमारी किसमें आती हैं? विवरणात्मक विधियों के अंतर्गत आती हैं। प्यारे दोस्तों, अब हमें इन सभी विधियों को स्टडी करने की आवश्यकता नहीं है। हम सिर्फ उतनी विधियां पढ़ेंगे, उन टॉपिक्स को ही डिस्कस करेंगे जिनसे हमारा काम चल जाएगा। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी सीटेट भी दे रहे हैं, उनको आगे बीएड एग्जाम भी देना है, और फिर जितना सिलेबस में आपके पूछा जाता है, जितना जरूरी है, वही चीज हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे अंतर्दर्शन विधि। किस विधि की बात करेंगे? अंतर्दर्शन, जिसको इंट्रोस्पेक्शन मेथड कहते हैं। इस विधि का प्रतिपादन संरचनावाद के जनक विल्हेम वुंट ने किया था। किसने? इस विधि का प्रतिपादन संरचनावाद के जनक विल्हेम वुंट तथा उनके शिष्य टिचनर ने किया था। किस विधि का? अंतर्दर्शन विधि का। जनक कौन कहे जाते हैं? विलियम वुंट और उनके शिष्य टिचनर। अंतर्दर्शन का अर्थ होता है टू लुक विद इन, अर्थात अपने आप में देखना। क्या होता है? अपने आप में देखना, अपने आप में झांकना, अपने आप को जांचना, अपने आप को परखना, अर्थात स्वयं के अंदर देखना, अथवा आत्मावलोकन, यानी कि अपनी आत्मा का अवलोकन करना, अपने आप को ऑब्जर्व करना, है ना, अपने आप की गहराई तक जाना। ठीक है, ये होता है अंतर्दर्शन, अपने अंदर का दर्शन करना। टू लुक विद इन, अपने आप में देखना। इस विधि में व्यक्ति स्वयं अपने अंदर झांकता है, अपने आप को जांचता है, अपने आप को परखता है तथा अपनी मनोदशा का स्वयं अध्ययन या निरीक्षण करता है। अंतर्दर्शन विधि का मतलब आप समझ गए, बहुत आसान भाषा में, सटीक लैंग्वेज में। अंतर्दर्शन का मतलब होता है अपने आप में देखना, ठीक है, स्वयं के अंदर देखना, स्वयं के अंदर झांकना। अंतर्दर्शन या आत्मनिरीक्षण विधि मनोविज्ञान की एक परंपरागत विधि है। अंतर्दर्शन का अर्थ है अपने अंदर देखना। मानव व्यवहार के संदर्भ में इसका अर्थ होता है किसी व्यक्ति द्वारा अपने व्यवहार का स्वयं अध्ययन करना। अपने ही व्यवहार का जब व्यक्ति स्वयं अध्ययन करता है तो उसे हम अंतर्दर्शन विधि कहते हैं। स्टाउट के शब्दों में कहा गया है अपने मस्तिष्क के क्रियाकलापों का क्रमबद्ध ढंग से अध्ययन करना ही अंतर्दर्शन कहलाता है। क्या? अपने मस्तिष्क के क्रियाकलापों का, अपने माइंड के एक्टिविटीज का एक सटीक ढंग से, व्यवस्थित तरीके से, क्रमबद्ध ढंग से अध्ययन करना ही अंतर्दर्शन कहलाता है। इस विधि द्वारा व्यक्ति अपने अनुभवों का स्मरण और अपनी भावनाओं का मूल्यांकन करने का प्रयास करता है। ये जो विधि है, इसके अंतर्गत जो व्यक्ति है वो क्या करता है? अपने अनुभवों को स्मरण करता है, अपनी भावनाओं का मूल्यांकन करने का प्रयास करता है और अपने अनुभवों को तदनुसार अभिव्यक्त भी करता है। आगे बढ़ते हैं। इस विधि की सफलता के लिए क्या है? इस विधि की सफलता के लिए व्यक्ति का किसी भी प्रकार के पूर्वाग्रह और पक्षपात की भावना से मुक्त होना
आवश्यक है, अदरवाइज आप जो ये मेथड का यूज कर रहे हैं उसमें सफल नहीं हो पाएंगे, उसमें सक्सेस नहीं हो पाएंगे, विधि आपकी सफल नहीं होगी अगर आप पक्षपात बायस से जुड़े हुए हैं, आप पूर्वाग्रह से जुड़े हुए हैं, इसलिए आपका इससे मुक्त होना आवश्यक है। इसके साथ ही उसका अवधान, ऐसी चीजें जो इसमें रुकावट डाल रही हैं, जो इसमें अवधान उत्पन्न कर रही हैं, उन पर भी पूर्ण नियंत्रण आवश्यक है। तथा थकान और ऊब जैसी अवरोधात्मक प्रक्रियाएं, ऐसी प्रक्रियाएं जो इस विधि को सफल बनाने में अवरोध उत्पन्न कर रही हैं, जैसे अगर व्यक्ति थका हुआ है तब भी इस विधि का पूर्ण रिजल्ट हमको नहीं मिल पाएगा। कई बार हम ऊब जाते हैं किसी काम को करने से, अगर व्यक्ति ऊब महसूस कर रहा है फिर भी वो इस विधि में सफलता नहीं पा सकता, तो उसे विधि में सफलता के लिए इन सब चीजों से मुक्त होना चाहिए, तभी वह अंतर्दर्शन विधि में रुचि ले सकता है, तभी वो पूर्ण तरीके से अपने आप को जांच परख सकता है, अपने आत्मावलोकन कर सकता है। ठीक है, आई होप बहुत आसान भाषा में आप इसको समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं। अब इसके कुछ गुण हैं, मेरिट्स ऑफ इंट्रोस्पेक्शन मेथड। देखिएगा, यह एक सूक्ष्म एवं गहन चिंतन प्रधान विधि है। प्रधान का मतलब होता है मुख्य, यहां पे प्रधान का मतलब क्या है? मुख्य, मेन। सूक्ष्म और गहन चिंतन की यह एक मुख्य विधि है जिसके द्वारा व्यक्ति आत्मा की अनुभूति करता है और स्वयं की परख कर पाता है। कक्षा में शिक्षक के द्वारा पढ़ाए गए टॉपिक्स, छात्रों पर उनका प्रभाव, कक्षा के वातावरण का प्रभाव आदि बातों का इस विधि के द्वारा शीघ्र ज्ञान प्राप्त हो जाता है। जो टीचर ने कक्षा में जो भी टॉपिक पढ़ाया है, छात्रों पर उस टॉपिक का क्या प्रभाव पड़ा है, कक्षा के वातावरण का क्या प्रभाव है, इन सब बातों का ज्ञान हम इस मेथड से पता लगा सकते हैं। इस विधि में किसी विशेष यंत्र की आवश्यकता नहीं होती है। मनोविज्ञान के ज्ञान में इस विधि के प्रयोग से वृद्धि होती है। इस विधि के यूज से मनोविज्ञान के ज्ञान प्राप्त करने में भी वृद्धि होती है। यह विधि व्यक्ति को विचारवान बनाने में मदद करती है। इस विधि में समय और स्थान की समस्या भी नहीं होती है। अब इसके कुछ डिमेरिट्स होंगे, कुछ इसके अवगुण होंगे या दोष कहें, दोष है इसके कुछ। नंबर एक तो इसमें वैज्ञानिकता का अभाव है। जब वैज्ञानिकता का अभाव है तो फिर जाहिर सी बात है रिजल्ट पूरा सटीक नहीं मिल पाएगा। ठीक है, ओके, यहाँ पे वैज्ञानिकता का अभाव होता है। मानसिक क्रियाओं का अस्पष्ट और अव्यक्त होना, जब मानसिक क्रियाएं अस्पष्ट होती है, जैसा कि अभी ऊपर स्टाउट ने कहा था कि इसमें व्यक्ति अपने मानसिक क्रियाओं का एक क्रमबद्ध अध्ययन करता है, तो यहाँ पे जब मानसिक क्रियाएं अस्पष्ट होंगी तो फिर उनका सही तरीके से अध्ययन कर पाना मुश्किल होगा। मानसिक क्रियाओं का चंचल और अस्थिर होना, हमारे जब मानसिक क्रियाएं चंचल होंगी, हमारा मन स्थिर नहीं रहेगा, मन तो वैसे भी चंचल है, तो फिर सही रिजल्ट नहीं मिलेगा। मनुष्य का व्यवहार प्रतिक्षण परिवर्तनशील होने से, मनुष्य का व्यवहार प्रतिक्षण बदलता रहता है। मनुष्य के व्यवहार में हर क्षण कह सकते हैं परिवर्तन आता रहता है। पता लगे थोड़ी देर पहले आप बहुत खुश थे और अभी चुपचाप शांत बैठे हैं, तो आपके व्यवहार में परिवर्तन आ गया, तो इसकी वजह से भी उसके व्यवहार का अध्ययन इस विधि से संभव नहीं हो पाता है। इस विधि द्वारा हम अपने अचेतन मन का अध्ययन नहीं कर सकते। तो ये इसके कुछ दोष हैं। अंतर्दर्शन जो विधि है हमारी वो कंप्लीट हुई। नेक्स्ट हमारी आती है बहिर्दर्शन विधि, जिसको हम एक्सट्रोस्पेक्शन मेथड कहते हैं। समझिए इस विधि ये विधि क्या कहती है। बहिर्दर्शन विधि को अवलोकन या निरीक्षण विधि भी कहा जाता है। क्या? जो बहिर्दर्शन विधि है इसको अवलोकन या निरीक्षण विधि भी कहा जाता है। यह विधि वाटसन के व्यवहारवादी दृष्टिकोण पर आधारित है। जो बहिर्दर्शन विधि है यह वाटसन के व्यवहारवादी दृष्टिकोण पर आधारित है। इसके अंतर्गत व्यवहार का निरीक्षण करके व्यक्ति की मानसिक दशा का पता लगाया जाता है। इसमें भी क्या होता है, व्यवहार का निरीक्षण किया जाता है, फिर व्यक्ति की मानसिक कंडीशन, मेंटल कंडीशन का पता लगाया जाता है। बहिर्दर्शन का तात्पर्य होता है किसी अन्य व्यक्ति का अवलोकन करके उनके व्यवहार को जानना। जो अंतर्दर्शन विधि थी उसमें व्यक्ति स्वयं अपने आप की जांच कर रहा था, अपने आप को पहचान रहा था। इसमें क्या है कि अन्य व्यक्ति का अवलोकन किया जाता है, किसी दूसरे व्यक्ति का अवलोकन किया जाता है। इसमें किन किन बातों का जो है निरीक्षण किया जाता है, जैसे व्यक्ति क्रोधित क्यों हो जाता है, इस बात की जांच करना, इस बात की परख करना, तथा क्रोधित अवस्था में किस प्रकार का वो व्यवहार करता है। पहली बात तो ये व्यक्ति क्रोधित क्यों होता है,
ठीक है, इसका अध्ययन किसमें किया जाता है? बहिर्दर्शन विधि में। क्रोधित, जब वो क्रोधित हो जाता है तो फिर किस प्रकार का व्यवहार करता है, किसके अंतर्गत आता है? बहिर्दर्शन विधि। क्रोध में व्यक्ति की क्या प्रतिक्रिया होती है अथवा उसमें कौन कौन से शारीरिक परिवर्तन आ जाते हैं। इस प्रकार बहिर्दर्शन में किसी व्यक्ति की बाह्य प्रतिक्रियाओं को ध्यानपूर्वक देख करके उसकी आंतरिक मन स्थिति का पता लगाया जा सकता है। तो ये बहिर्दर्शन विधि के बारे में आपने समझा कि जो बहिर्दर्शन विधि है इसमें व्यक्ति अपना नहीं, अपना तो अंतर्दर्शन विधि में अवलोकन करता है, इसमें व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की जांच परख करता है ना, उसकी बाहरी प्रतिक्रियाओं का अध्ययन करता है। ठीक है, आई बात समझ में। इसके कुछ गुण है, देखिएगा। इसके द्वारा व्यक्ति की क्रियाओं और व्यवहार का निष्पक्ष अध्ययन किया जाता है। क्या? निष्पक्ष अध्ययन किया जाता है। दूसरी बात है, इस विधि द्वारा एक ही परिस्थिति में कई व्यक्तियों का एक साथ अध्ययन भी किया जाता है। इसका प्रयोग शिशुओं, बालकों, प्रौढ़ों, समूहों आदि सभी पर संभव है। इस विधि की सहायता से पशु पक्षियों से भी प्राप्त परिणामों को मनुष्यों पर लागू करने की संभावना को देखा जा सकता है कि जो पशु पक्षी है वो किस तरीके से व्यवहार करते हैं, फिर मनुष्य किस तरीके से व्यवहार किया करता है, उन दोनों में कंपैरिजन किया जाता है और फिर उसका निष्कर्ष निकाला जाता है। इस विधि द्वारा प्राप्त परिणाम अंतर्दर्शन विधि की अपेक्षा अधिक वस्तुनिष्ठ, विश्वसनीय और वैध होते हैं। आई बात समझ में? आगे बढ़ते हैं। इस विधि के कुछ दोष हैं, इन दोष को समझते हैं। इस विधि में एक समय में केवल एक तथ्य का विश्लेषण किया जा सकता है। इसमें एक साथ आप एक से अधिक फैक्ट्स का एनालिसिस नहीं कर सकते। गोपनीय प्रकृति के व्यवहारों का अवलोकन संभव नहीं होता है। ऐसी चीजें जो आपने छिपा ली, जो आपके अंदर हैं, जिनको जो गोपनीय है, ऐसे नेचर का अवलोकन करना पॉसिबल नहीं होता है। अवलोकनकर्ता अन्य व्यक्तियों के व्यवहार का अवलोकन करते समय अपनी पूर्व धारणाओं अथवा पूर्व ग्रहों से ग्रसित रहता है। निरीक्षणकर्ता प्रायः अक्सर अपनी पूर्व धारणाओं से ग्रसित हो जाने से व्यवहार का सही मूल्यांकन नहीं कर पाता। जैसे मित्र के व्यवहार का अवलोकन करते समय उसकी कमियों को भुला देना। अगर कोई व्यक्ति अपने दोस्त का ऑब्जर्वेशन कर रहा है, उसका अवलोकन कर रहा है, तो उसकी कमियों को भुला देगा, सिर्फ अच्छाइयों को याद रखेगा, जिससे कि बेहतर रिजल्ट वो नहीं पाएगा। ठीक है, तो ये आपने बहिर्दर्शन विधि समझ ली, जिसमें व्यक्ति अपना न करके दूसरे का अवलोकन करता है। ठीक है, उसकी बाहरी प्रतिक्रियाओं को समझता है, उसकी आंतरिक मन स्थिति को देखता है। ओके, इसके कुछ गुण हैं और कुछ दोष हैं। अब नेक्स्ट वन आती है हमारी एक्सपेरिमेंटल मेथड, जिसको प्रयोगात्मक विधि कहते हैं। इसको समझिएगा क्या होती है। शिक्षा मनोविज्ञान में मानसिक प्रक्रियाओं के अध्ययन के लिए प्रयोगात्मक विधि सबसे अधिक उपयोगी और महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो ये विधि क्या कह रहा है कि ये जो विधि है वो सबसे अधिक उपयोगी और महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस विधि में शिक्षक या प्रयोगकर्ता छात्रों के व्यवहारों का अध्ययन एक नियंत्रित परिस्थिति यानी कि कंट्रोल्ड सिचुएशन में करते हैं। यहाँ पे कंट्रोल्ड सिचुएशन, नियंत्रित परिस्थिति से तात्पर्य एक ऐसी परिस्थिति से होता है जिसमें स्वतंत्र चर कह सकते हैं, यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल में खुल करके जोड़ तोड़ यानी कि मैनिपुलेशन करना संभव हो, और साथ ही साथ अन्य सभी दूसरे तरह के जो भी वेरिएबल हैं जिनका प्रभाव आश्रित चर पर पड़ सकता है वो नियंत्रित हो। ये नियंत्रित अवस्था किसी प्रयोगशाला में भी उत्पन्न की जा सकती है या वास्तविक परिस्थिति यानी कि रियल सिचुएशन में भी हो सकती है। जो प्रयोगात्मक विधि है हमारी, ये अंतर्दर्शन विधि और बहिर्दर्शन दोनों का समन्वय स्थापित करती है। ठीक है, इसको और डिटेल में समझने का प्रयास करते हैं। प्रयोगात्मक विधि एक प्रकार की नियंत्रित निरीक्षण की विधि है। किसके? नियंत्रित निरीक्षण की विधि है। इस विधि से प्रयोगकर्ता स्वयं अपने द्वारा निर्धारित की हुई परिस्थितियों या अपने द्वारा निर्धारित किया हुआ वातावरण में किसी व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करता है या किसी समस्या के संबंध में तथ्य एकत्र करता है। इस विधि का प्रयोग मनुष्यों के साथ साथ पशुओं पर भी किया जा सकता है। वास्तव में देखा जाए तो मनोविज्ञान को विज्ञान के रूप में मान्यता दिलाने में इसी विधि का काफी योगदान रहा है। इस दृष्टि से प्रयोगात्मक विधि शिक्षा मनोविज्ञान में बालकों के व्यवहार का अध्ययन करने के लिए एक ऐसी विधि का प्रतिनिधित्व करती है जिसमें पूर्ण नियंत्रित एवं पूर्ण व्यवस्थित परिस्थितियों में उनके व्यवहार और क्रियाओं का वस्तुनिष्ठ परीक्षण करके उचित निष्कर्ष निकाले जा सके
और उनके आधार पर सामान्य सिद्धांत और नियमों की भी स्थापना की जा सकती है। आगे बढ़ते हैं, प्रयोगात्मक विधि के गुण को समझते हैं। प्रयोगात्मक विधि एक वैज्ञानिक विधि है। इस विधि में व्यक्ति की क्रियाओं का अध्ययन नियंत्रित परिस्थिति में किया जाता है। इससे प्राप्त निष्कर्ष अधिक विश्वसनीय होते हैं। प्रयोगात्मक विधि एक वस्तुनिष्ठ विधि होती है। इससे प्राप्त निष्कर्षों की पुनः जांच करना संभव हो पाता है। पशुओं पर प्रयोग करके परिणामों को मनुष्यों के लिए प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, तो ये तो गुण हो गए। सबके कुछ गुण भी होते हैं, कुछ दोष भी होते हैं। इसके कुछ दोष हैं, उनको समझ लेते हैं। प्रयोगात्मक विधि के दोष क्या हैं? इस विधि में वातावरण के सभी तथ्यों पर नियंत्रण करना संभव नहीं, क्योंकि वातावरण पर आप कहां तक कंट्रोल करेंगे। ठीक है, तो वातावरण के सभी तथ्यों पर नियंत्रण करना संभव नहीं हो पाता है। यह विधि खर्चीली भी मानी जाती है। इस विधि के द्वारा विद्यार्थी के व्यवहार में कृत्रिमता आ जाती है। विद्यार्थी का सहयोग प्राप्त करने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। प्रयोगकर्ता के अकुशल होने पर भी इस विधि में गलत परिणामों की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि प्रयोगात्मक विधि अगर इसमें जो प्रयोग करता है वह कुशल नहीं होगा, सक्षम नहीं होगा, उसको स्किल्स नहीं आती होंगी, तो फिर इसके परिणाम भी गलत आ सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे साक्षात्कार विधि की, जिसको इंटरव्यू मेथड कहते हैं। देखिएगा, आई होप बहुत आसान तरीके से आप समझ पा रहे होंगे। देखिए, साक्षात्कार विधि, देखिए इंटरव्यू मेथड। इंटरव्यू जहां तक कि आप सभी समझते हैं, इंटरव्यू का मतलब होता है दो व्यक्ति आमने सामने बैठ करके बात करते हैं। एक क्वेश्चन करता है, दूसरा उस क्वेश्चन का आंसर देता है। ठीक है, साक्षात्कार दो व्यक्तियों के मध्य पाई जाने वाली एक दशा है, एक स्थिति है, एक कंडीशन है, जिसमें एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया के अंतर्गत दोनों व्यक्ति उत्तर प्रति उत्तर करते हैं। एक व्यक्ति क्वेश्चन पूछता है, दूसरा आंसर करता है, उत्तर प्रति उत्तर करते हैं। साक्षात्कार में अध्ययनकर्ता और उत्तरदाता दोनों पक्ष होते हैं, दोनों का मौजूद होना आवश्यक है, दोनों एक्टिव होते हैं। साक्षात्कार विधि शिक्षा मनोविज्ञान की एक अध्ययन विधि है। ठीक है, इस विधि के द्वारा शिक्षा मनोविज्ञान छात्र की योग्यता, अभिरुचि, अभिक्षमता आदि का परीक्षण करती है। क्या इस पॉइंट को समझिए। इस विधि के अंतर्गत क्या होता है? इस विधि के द्वारा क्या होता है? शिक्षा मनोविज्ञान छात्र की योग्यता, उसकी रुचि, उसकी क्षमता आदि चीजों का परीक्षण करती है कि आखिर छात्र की योग्यता कितनी है, उसका रुचि किसमें है, उसका इंटरेस्ट किसमें है, छात्र के अंदर क्षमता कितनी है, एबिलिटी कितनी है, कितना वो योग्य है। इन सब चीजों का परीक्षण किया जाता है। किसके अंतर्गत? साक्षात्कार विधि के अंतर्गत। इसमें आमने सामने की परिस्थिति में विषय विशेषज्ञ द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर प्रयोज्य का मतलब जो उत्तर दे रहा है, यानी कि छात्र जिसका इंटरव्यू लिया जा रहा है उसको प्रयोज्य कहा जाता है, उसको देना होता है प्रश्नों का उत्तर। ठीक है, आगे समझते हैं। चलिए, साक्षात्कार विधि में क्या होता है? साक्षात्कार विधि में साक्षात्कारकर्ता विभिन्न प्रकार के प्रश्नों के माध्यम से विद्यार्थी के व्यक्तित्व, उस विषय अथवा व्यवसाय के प्रति उसकी अभिरुचि को जानने का प्रयास करता है। इसमें सभी परीक्षार्थियों से अलग अलग प्रश्न पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं कि एक ही क्वेश्चन सबके साथ, नहीं, इंटरव्यू है, साक्षात्कार है, अलग अलग प्रश्न पूछे जाते हैं। साक्षात्कार में विद्यार्थी से प्राप्त उत्तरों का विश्लेषण करके उसकी अभिवृत्ति, उसकी रुचि, उसका रुझान किस तरफ है, व्यक्तित्व के शील गुणों का भी पता लगाया जाता है। तो इसीलिए इसको ये विधि अपनाई जाती है कि इसके माध्यम से व्यक्ति से सामने बात करके उसकी रुचि जानी जाए, उसका रुझान जाना जाए किस तरफ है, उसकी योग्यता क्या है, क्षमता क्या है, और फिर बाद में उसका निष्कर्ष निकाला जाता है। इसीलिए साक्षात्कार विधि का प्रयोग किया जाता है। इस विधि के कुछ गुण हैं, उनको समझते हैं। यह विधि आमने सामने की परिस्थिति में क्रियान्वित की जाती है कि इसमें एक व्यक्ति इधर बैठा हुआ है, दूसरा व्यक्ति इधर बैठा है, दोनों आमने सामने बैठ करके बातचीत करते हैं, जिसमें बालकों से सीधे डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाते हैं। साक्षात्कार विधि में उच्च वैधता और विश्वसनीयता का गुण पाया जाता है। साक्षात्कार विधि द्वारा व्यवसाय या पद विशेष के लिए उपयुक्त व्यक्ति का चुनाव उनके शील गुणों का परीक्षण द्वारा किया जा सकता है। साक्षात्कार संख्या घटाई बढ़ाई जा सकती है। प्रश्नों का क्रम भी बदला जा सकता है। कोई क्वेश्चन पहले हो सकता है, फिर लास्ट हो सकता है। मान लीजिए जिससे आपने लास्ट पूछा, नेक्स्ट वाले से आप वो
फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इसके कुछ दोष हैं उनको समझते हैं। इसमें साक्षात्कार लेने वालों को काफी योग्य और प्रशिक्षित होना चाहिए। भाई जो इंटरव्यू ले रहा है उसको ऐसा ना हो कि सिर्फ 4 क्वेश्चन रटे रटाए वही सबसे पूछ रहा है, नहीं, वह सामने वाले को देख करके उसका कह सकते हैं उसकी योग्यता क्षमता देख करके उसी तरीके से उससे क्वेश्चन चेंज होते रहना चाहिए। यह विधि परिश्रम, समय और धन की दृष्टि से बहुत खर्चीली है। इसमें साक्षात्कार देने वाले बालक को स्वतंत्रता रहती है कि वह प्रश्नों के उत्तर मनचाहे ढंग से दे सकता है। अक्सर साक्षात्कार देने वाला अपनी भावनाओं और कमजोरियों को छिपाने में सफल हो जाता है। ये इसकी एक कमी है, ये दोष है कि जो इंटरव्यू दे रहा है वो अपनी भावनाओं को छिपा लेता है, अपनी कमजोरियों को छिपा लेता है। भाई हम बताएं ना बताएं, कोई जरूरी है सामने वाला उसको जान ही पाए। इस विधि में समूह का साक्षात्कार लेने में कठिनाई होती है, इंटरव्यू है, आप पर्सनल इंडिविजुअल ले सकते हैं, पूरे ग्रुप का इंटरव्यू एक साथ नहीं किया जा सकता है। तो इस प्रकार से ये हमारी साक्षात्कार विधि भी हम लोगों ने पढ़ ली। ये चैप्टर हम पहले ही पढ़ चुके हैं, अभिवृद्धि एवं विकास। और इस तरीके के आई होप कि आपको क्लास बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आती हो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर सब्सक्राइब कीजिएगा। प्यारे दोस्तों सुनिए बहुत इंपॉर्टेंट बात, देखिए जो टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसको ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि अब हम ज्यादा से ज्यादा क्लासेस करवाने वाले हैं। और जब क्लासेस ज्यादा होती हैं, अपलोड होती हैं, तो कई बार आपके पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंचता, ठीक है। तो जब नोटिफिकेशन नहीं जाएगा तो क्लास आपसे मिस हो जाएगी। तो वो सारी क्लासेस हम टेलीग्राम पर भी शेयर कर देंगे, इसलिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना आवश्यक है। और ये हमारे नोट्स लेने के लिए आप हमें मैसेज कर सकते हैं 9628182649 पर, ठीक है। फटाफट मैसेज करके आप नोट्स ले सकते हैं। नोट्स हमारे सिर्फ लखनऊ कानपुर के लिए अवेलेबल है।